बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले फिर वही ख़बर दूंगा क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है और पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंस का मामला है। इसके फैक्ट्स भी मैं आपके सामने रखूँगा कि यूरोपीय यूनियन का जो वफ़द पाकिस्तान में आया वो एक हफ़्ता उन्होंने पाकिस्तान के अंदर गुजारा। जो चीज़ें वो पाकिस्तान को कह कर गए हैं और जो एक्चुअल सिचुएशन है दोनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने ज़ोर दिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कि पाकिस्तान दोबारा दरख्वास्त देगा ये 2025 के मिड में, क्योंकि आपको पता है कि वो पॉलिसीज़ जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो जो जीएसपी रेगुलेशन के तहत पाकिस्तान अपनी दरख्वास्त देगा 2025 के मिड में। अब वो दरख्वास्त मंजूर तभी होगी जब पाकिस्तान के अंदर मामलात उन मुआहदों के मुताबिक होंगे, जो मुआहदे या जो ट्रीटीज़ पाकिस्तान ने साइन की हुई हैं या वो कन्वेंशंस जिनके ऊपर अमल दरामद करना था पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान ने किया होगा। ये जो वक्त आया था इन्होंने मुलाकातें की हैं जी सहाफ़ियों से, वकला से और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से, हकूमती लोगों से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से, सबसे इन्होंने मुलाकातें की हैं। और यानी यहाँ ये उस वक्त आए हैं जब 2 माह पहले इस्लामाबाद में आम निहत्ते शहरियों के ऊपर रियासत ने गोली चलाई और उसके बाद जिस वक्त ये पाकिस्तान में मौजूद थे उस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ किया वो भी आपके सामने है। अब जो मुतालबा इनकी जानिब से किया गया है वो ये है कि ठोस इस्लाहात की जाए पाकिस्तान के अंदर। तो जैसे पहले गोली चलाई गई थी अब दोबारा गोली चलाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इस साल के मिड में पाकिस्तान को दोबारा जाना है GSP+ स्टेटस के लिए। ये कितना इंपॉर्टेंट है ज़रा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के साथ तिजारत करता है ना, कोई मुल्क कितनी एक्सपोर्ट्स करता है उसी से उसमें ज़र मुबादला आता है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है उसका एक जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो जाता है यूरोपीय यूनियन में, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यूरोपीय यूनियन में वहाँ पाकिस्तान के पास एक GSP+ स्टेटस है। जब पाकिस्तान को ये GSP+ स्टेटस मिला उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तानी जो ताजर या बिजनेसमैन है उन्होंने 108% तक अपना जो तजारत है वो वहाँ पे बढ़ाई और इसका उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिन्हें GSP+ स्टेटस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। अब ये तो वो फ़ायदे हैं जो पाकिस्तान ने उठाए थे। दूसरी जानिब 27 ऐसे कन्वेंशंस हैं, बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस, जिन पर अमल दरामद करना होता है उन ममालिक को जो इन सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। या तो उनको ड्यूटी देनी नहीं पड़ रही होती या उन्हें बहुत कम ड्यूटी देनी पड़ रही होती है। यानी आपको कस्टम ड्यूटी लगती है ना, जब आप किसी मुल्क के अंदर अपना माल भेजते हैं तो आपको टैक्स पड़ता है, उस टैक्स से वो आपको बचा लेते हैं। आपकी वो ड्यूटी या तो ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है कुछ चीज़ों की सूरत में। तो इसमें ताजर को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और वो इससे फ़ायदा उठाते हैं, उनका मुनाफा बढ़ता है, ज़र मुबादला बढ़ता है। और अगर ये ड्यूटीज़ लगें या ज़्यादा लगें तो इससे ताजर जो है वो मुकाबला नहीं कर पाते बाकी मुल्कों के साथ। अच्छा, इसमें जो कन्वेंशन है वो कुछ चीज़ों के लिए बाउंड करते हैं वो मालिक को, जैसे कि जबरी गुमशुदगियाँ नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में तबाही फिरी हुई है। जिस वक्त वो वफ़द पाकिस्तान में था उस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जबरी तौर पे लापता किए जाने वाले इंसानों की वापसी के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी। मारिंग बलूच और उनके लोग सरापा एहतजाज थे। उस वक्त पाकिस्तान में लगातार लोगों को जबरी तौर पे लापता किया जा रहा था। जबरी शादियों के मामले पे ये लोग आवाज़ उठाते हैं, कन्वेंशन हैं। तब्दीली मज़हब ज़बरदस्ती तब्दील ना करवाया जाए। आज़ादी इज़हार राय के ऊपर काला कानून उस वक्त हुकूमत लेकर आई जिस वक्त ये वफ़द पाकिस्तान में मौजूद था और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ती तंजीमें और आम शहरी वो एहतजाज कर रहे थे। मीडिया की आज़ादी, तो मीडिया की जो आज़ादी है वो उन्हें मीडिया मालिकान और मीडिया के जो लोग मिले हैं, जो सहाफ़ी मिले, उन्होंने उनको बताया कि हमारी कितनी आज़ादी है इस मुल्क में। एक आदमी का हम चेहरा नहीं दिखा सकते, उसकी आवाज़ नहीं सुना सकते और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। ख़वातीन के हुकूक़, तो जो पामालियाँ ख़वातीन के हुकूक़ की इस रजीम ने की हैं उसकी कोई और मिसाल आपको नहीं मिलती। मुनसिफाना ट्रायल, ये जो फ़ौजी अदालतों का मामला है ना, इसको लेकर ये बहुत ज़्यादा हसास है यूरोपीय यूनियन। और GSP+ स्टेटस के अंदर ये एक बड़ी रुकावट बन सकता है ये मामला, क्योंकि यहाँ बहुत क्लैरिटी के साथ आते हैं वो कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, वहाँ पे उन्हें मुनसिफाना ट्रायल नहीं मिलता। शहरी आज़ादी की बात करते हैं तो शहरियों को तो निकलने नहीं देते, जब वो निकलते हैं कंटेनर खड़े कर देते हैं, डंडे मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है। तो कोई सियासी और शहरी आज़ादियाँ नहीं हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ने करनी है।
2025 के मिड में पाकिस्तान नए जीएसपी रेगुलेशन के तहत दरखास्त देगा और पाकिस्तान ने अब तक जो यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस स्टेटस से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। अब पाकिस्तान अगर आइंदा फ़ायदा उठाना चाहता है तो पाकिस्तान को अब दोबारा गोली नहीं चलानी होगी। यानी अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है तो जैसे पहले शहरियों को गोलियां मारी गई, अब दोबारा उस तरह गोलियां नहीं मारी जा सकती। और अब अगर दोबारा इस तरह के मनाज़र आते हैं तो ये यूरोपीय यूनियन के लिए एक बेहतरीन केस बन जाएगा कि वो पाकिस्तान से GSP प्लस स्टेटस जो है वो वापस ले ले। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का नुकसान नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को, और उन्हें बाज रहना चाहिए ऐसे हर हथकंडे से जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो या पाकिस्तान के ताजरों का या बिजनेस कम्युनिटी का नुकसान हो। इससे पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर भी कम होंगे, बाहर से पैसा आना भी बंद होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सहाफ़ियों ने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया है। नाज़रीन, ये बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है। इसमें सहाफ़ियों ने तकारीर की है, हुकूमत पर तनकीद की है, अपनी खुलकर उन्होंने भड़ास निकाली है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि फ़ायदा क्या हुआ। अभी रात के वक्त आप मेरा वीलॉग सुन रहे हैं तो तमाम टीवी चैनल के ऊपर हुकूमत की खबरें भी चल रही हैं। सुबह के अखबारात में सहाफ़ियों का जो एहतजाज है वो छोटा मोटा कहीं पे छपा हुआ होगा और बाकी सारी खबरें जो हैं वो हुकूमत की होंगी। तो इससे फ़र्क क्या पड़ा? हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप दिन को निकले, आपने अपने गले बैठा लिए, आप चीखें मारते रहे, आप भाग दौड़ करते रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ा। याद रखें, सियासी जमातों की कुव्वत सड़कों के ऊपर होती है क्योंकि उनके साथ लाखों लोग होते हैं और उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। सहाफ़ियों की कुव्वत उनके कलम में होती है। मैं कल भी ये बात बता रहा था, आज फिर ये बात कर रहा हूँ कि हमारी ताकत हमारे कलम में है, हमारी ताकत हमारे कैमरा में है, हमारी ताकत हमारी स्क्रीन्स के ऊपर है, हमारी ताकत हमारी आवाज़ है जो बहुत तवाना आवाज़ है। तो सहाफ़ियों को चाहिए, मैं सिंपल फार्मूला दे रहा हूँ और एक हफ्ते की गारंटी भी दे रहा हूँ कि सिर्फ एक हफ्ते तक हुकूमत के तमाम लोगों का तमाम तकरीबात का बाइकआउट कर दें। अखबारात के अंदर चाहे जगह खाली छोड़ दें हुकूमत की, लेकिन हुकूमत की खबर किसी अखबार के अंदर ना छपे, किसी हुकूमती फ़र्द की शक्ल जो है वो किसी अखबार के अंदर ना दिखाई जाए। टीवी चैनल के ऊपर इनका और इनकी खबरों का मुकम्मल बाइकआउट किया जाए। टीवी चैनल्स के जो सोशल मीडियाज़ हैं या बाकी जितने भी लोग हैं, जैसे हम लोग करते हैं सोशल मीडिया पे काम आजकल, क्योंकि टीवी तो नौकरी दे नहीं पा रहा, पाकिस्तान का रिजीम इसकी इजाज़त नहीं देता उन्हें, तो तमाम लोग अगर बाइकआउट कर दें हुकूमत की खबरों का, उनके बयानात का, तो एक हफ्ते के अंदर ये ज़मीन पे उतरेंगे और ये वापस लेंगे ये कानून। अब इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड सहाफ़ियों से रब्ते कर रहे हैं और वो उन्हें ये कहते हैं कि देखें, हम इसके अंदर शामिल नहीं हैं, ये कानून हमारा लाया हुआ नहीं है, ना हम इसके हमायती हैं, हमें इसकी मजबूरन हमायत करनी पड़ रही है। हम इस कानून के अंदर एक कॉमा या एक फुल स्टॉप भी तब्दील करने की सलाहियत नहीं रखते। ये बात नजम सेठी साहब ने भी कही है, बड़ी उन्होंने क्लियरली कही कि वुज़रा खुद बता रहे हैं, हुकूमती लोग खुद बता रहे हैं कि जनाब हमारा तो इस कानून में नहीं है, ये तो हमारे हवाले किया गया और ज़बरदस्ती हमसे पास करवाया गया। तो एक्चुअली ये एस्टेब्लिशमेंट का लाया गया एक कानून है। एस्टेब्लिशमेंट ने कानून का एक नया डंडा बनाया है। आज वो उस डंडे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारेंगे और इख्तलाफी आवाज़ों को दबाएंगे। कल वो इस डंडे से बाकी सियासी जमातों को मारेंगे और इख्तलाफी आवाज़ों को दबाएंगे। तो ये सियासतदानों के सोचने का काम है कि वो क्यों आला कार बन जाते हैं और क्यों सहूलतकारी करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की इस तरह के काले कवानीन पास करवाने के लिए। तो सहाफ़ियों के लिए मेरी दोबारा गुजारिश ये है कि तरीक़ाकार एक ही है और वो आसान तरीक़ाकार है कि आप बाइकआउट करें, ज़बरदस्त तरीके का बाइकआउट करें, ज़ीरो कर दें इनकी कवरेज। मैं गारंटी करता हूं कि एक हफ्ते के अंदर ये घुटनों पे आ जाएंगे और ये कानून वापस लेंगे। और जो पाकिस्तान के सहाफ़ियों की और मीडिया की इज्जत अवाम की नज़रों में चली गई है ना, बड़े लंबे अरसे से अवाम की नज़रों में तो गिर गया पाकिस्तान का मीडिया, जो पाकिस्तान के मीडिया ने कंप्रोमाइज़ किए हैं। तो आपकी खामोशी से तो कोई नहीं आपको मार सकता, कुट सकता, ज़बरदस्ती आगे खबरें तो नहीं लिख सकता कोई। जो आपके साथ ज़बरदस्ती करे उसे क्या आगे खुद ही भाई खबर लिख लो, खुद ही छाप दो, प्रेस में भी खुद ही काम करो। तो ये काम हम ही कर सकते हैं, हमारा काम है, हम ही को आता है। तो एक का अगर करना है तो इस बात के ऊपर करें और आपकी आवाम के अंदर इज्जत भी बहाल हो जाएगी हमारे मीडिया की, और ये हुकूमत और आने वाली हुकूमतों को भी कान हो जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट समेत कि पाकिस्तान के मीडिया को दबाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सब्र शुक्र करना ही पड़ेगा। एक और खबर यह है कि इमरान खान साहब के खत के चर्चे हो गए बहुत ज़्यादा और 18 माह में मेरी किसी भी दरख्वास्त पर समाअत नहीं हुई। इमरान खान साहब ने यह शिकवा भी किया इस खत के अंदर कि इंसानी हकूक़ के हवाले से हो या इलेक्शन में धांधली के हवाले से हो, कुछ भी नहीं सुना गया।
फिर उन्होंने डिटेल में बताया कि किस किस तारीख को मेरी बिजली बंद की गई, किस किस तारीख को मुझे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, कितना जुल्म और जबर किया गया, कैद तन्हाई में इमरान खान साहब को रखा हुआ है। फिर वो अपने शोहदा की बात करते हैं इमरान खान साहब, फिर वो अपने लापता अफराद की बात करते हैं इमरान खान साहब, इलेक्शन में धांधली, अदालत का किरदार, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे इमरान खान साहब ने नज़रअंदाज किया हो या छोड़ा हो इन 350 के करीब सफ़हात में। 349 ये पेजेस हैं टोटल। और ये तो जनाब ऐसा लगता है कि मुताला पाकिस्तान की प्रॉपर जो किताब हो सकती है ना गुज़िश्ता 2-3 सालों की, वो ये किताब है। इसको अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको माजी के हवाले भी मिलते हैं और अब की सारी सिचुएशन भी आपके सामने आ जाती है। तो वैसे तो पाकिस्तान के तलबा को जो मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है वो एक जालसाजी है और एक जाली किस्म का फेक मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है। अभी तो उसके अंदर शामिल कर दिया, उसमें पंजाब की टिकटॉक हुकूमत ने और भी शक्लें शामिल कर दी अपने समेत उसके अंदर, तो ये भी बड़ी ज़्यादती है। वहाँ पे तो मारंग बलोच को शामिल करना चाहिए, वहाँ पे तो आसमा जहांगीर को शामिल करना चाहिए। अगर ख़वातीन की स्ट्रगल के ऊपर आप बात ही कर रहे हैं तो उसके अंदर आप नाहिद खान को शामिल करें, जिन लोगों ने वाकई में स्ट्रगल की है, सियासत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। सबसे बड़ी लाहौर की अंदरून शहर की एक बहुत बड़ी कारकुन थी सियासी साजिदा मीर, उन्होंने बड़े एहतजाज किए बड़ी ज़ोरदार तरीके से। ऐसे लोग जिन्होंने वाकई में किरदार अदा किया, अभी हाल ही में अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो और बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनका बड़ा रोल है। बहरहाल इमरान खान साहब के ख़त के बाद एक ख़त और आ गया है, और ये जो ख़त आया है ये जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पहुंचा, चीफ जस्टिस को। और ये ख़त लिखा है चंद जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और अदलिया में ये अब रिपोर्ट मैं कर रहा हूँ, ये साकिब बशीर साहब ने भी रिपोर्ट किया है, फैज़ान शेख साहब ने भी किया, कुछ और दोस्त हैं उन्होंने भी किया। तो लिखते हैं जी कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, अदलिया में एक और बहरान जन्म लेने लगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन समेत मुख्तलिफ जजेस का एक और गैर मामूली ख़त सामने आ गया। दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसे बनाया जाए। हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से ही चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। ये है जनाब ख़त का मतन। यानी मैं आपको बता रहा हूँ ना पिछले चंद दिनों से कि एक प्लान ये बनाया गया है कि बाहर से एक जज लाया जाएगा। ज़्यादातर जो नून लीग के लोग नाम ले रहे हैं वो जस्टिस डोगर हैं एक लाहौर से, जिनको लाने की तैयारी है बकौल उनके। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक जज बाहर से लाया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और हुकूमत ने इसकी प्लानिंग कर रखी है। इवन जो हुकूमती जजेस हैं, जो उनके हमायती जजेस हैं, उन्होंने भी ये प्लानिंग कर रखी है। और उस जज को पहले डेपुटेशन पे लाया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया जाएगा, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का कंट्रोल है वो किसी सूरत भी ख़त्म ना हो। तो ये मामला बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक ख़त और आ गया है, और यहाँ पे एक नया बहरान जो है वो भी शुरू हो गया है। एक और ख़बर है, और वो ख़बर है फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से। इसमें एक चीज़ मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूँ, अदालत के अंदर रोज़ाना रिमार्क्स आते हैं, रोज़ाना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्लैरिटी आप इस चीज़ में रखें कि अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है, इसे जो बाइडन ने जिस तरह सपोर्ट किया था, जो बाइडन के दौर में जैसी इनको सपोर्ट मिली थी मगरिब से या अमेरिका से, अगर वैसी सपोर्ट इन्हें डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मिल जाती है तो फिर आप ये मेरी बात लिख कर रख लें कि फ़ौजी अदालतों की सज़ाएं कभी भी कलअदम करार नहीं दी जाएंगी, और सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जायज़ करार दे दिया जाएगा आइनी बेंच की जानिब से। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वो सपोर्ट ना मुयस्सर आई जो बाइडन के दौर में मुयस्सर थी, तो फिर आइनी बेंच का फैसला मुख्तलिफ होगा, और वो इस तरह मुख्तलिफ हो सकता है कि कम से कम सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो उसमें जस्टिफाई नहीं होगा। हुकूमत की जानिब से नाज़रीन बार बार मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है, बार बार दावत दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने दोबारा मुज़ाकरात की दावत दी है। ये चीज़ें जो है वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, इरफान सिद्दीकी भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, वो इसलिए बार बार ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करें कि वो अपनी फेस सेविंग चाह रहे हैं। और इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं, मुज़ाकरात की जो असल ज़रूरत है वो ज़रूरत है जनाब हुकूमत को, और हुकूमत जो है वो फंसी हुई है, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने हैं। दूसरी जानिब इमरान खान जो है वो उनकी सख्त तरीन हदायत हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी की क़यादत ने अभी तक जो 26 नवंबर वाला मामला है उसके केसेस को संजीदगी से नहीं लिया। देखें, मुज़ाकरात जब शुरू किए हुकूमत ने तो उससे पहले यही हुआ था ना, इस्लामाबाद का कत्लेआम हुआ था,
तो उसके बाद मुज़ाकरात चलना शुरू हो गए। तो इस्लामाबाद के कत्लेआम से तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की हट गई। अब मुज़ाकरात तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद का कत्लेआम है उस मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रही और इस मामले को उस तरह नहीं उठा रही जिस लेवल पे और जिस तरह इनको उठाना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और मौक़िफ़ आया है और ये उमर अयूब साहब ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है। उनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी वज़ीर-ए-आज़म को पर्ची आती है और पर्ची पढ़ने के बाद जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत पॉलिशिया या अर्दली से ज़्यादा नहीं है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं, वज़ीर-ए-आज़म पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। PTI अवाम के वोट से इक़्तिदार में आई, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के बाइस महंगाई में इजाफा हुआ, पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों का सौदा करके पानी की तकसीम करने पर राज़ी हो जाएगी। सबके ऊपर उन्होंने तनकीद की है। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कमाल ही कर दिया, एक तरफ वो जमहूरियत के चैंपियन है, एक तरफ वो आज़ादी इज़हार राय के लिए आवाज़ उठाते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय को मुकम्मल तौर पे कुचल के रख दिया है। यही कानून जब बिलावल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा ना, और यही डंडा जब चलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और MKM के ख़िलाफ़, तो फिर आप देखिएगा कि इन लोगों की चीखें आसमानों तक जाएंगी और आप उन्हें सुनेंगे। नाज़रीन, अमरीकी सरमायाकार के हवाले से वो आया और चला गया, लेकिन उसके आने और जाने के बीच में उसने किया क्या? उसने कुछ सियासी नौइयत की मुलाकातें की और सियासी नौइयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सियासी नौइयत के टॉक शोज़ किए और फिर वापस चला गया। क्या सियासी काम करते हैं कारोबारी लोग, या कारोबारी लोग ऐसे होते हैं? कारोबारी आदमी जिसने 100 अरब डॉलर लगाना है या अरबों डॉलर लगाने हैं पाकिस्तान में, वो बंदे के पास इतना टाइम है कि वो अपने कारोबारी मामलात को ना देखे और सियासी मामलात को देखे? ये तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। और इस बंदे के बारे में जो अमेरिका से खबरें दे रहे हैं, अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सहाफ़ी, वो हैरान कर देने वाली हैं। आप उठाकर अहमद नूरानी साहब की स्टोरी देख लें, आप मुईद पीरज़ादा साहब की स्टोरी उठाकर देख लें, वजाद सईद साहब की स्टोरी उठाकर देख लें, अहमद बड़ाइश साहब ने जो इसके ऊपर स्टोरी की है वो उठाकर देख लें, और जो बाकी सहाफ़ी हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने खुद इसके ऊपर कुछ स्टोरी की थी। तो ये चीज़ें देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली मामला जो है वो सरमायाकारी का तो लगता नहीं है, मामला जो है वो कुछ सफारतकारी का लगता है और कुछ सियासी नौइयत का मामला है। और इसके अंदर फ्यूचर के अंदर मुझे लगता है निकलेगा कुछ और ही। अब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है या नहीं आई, इनका दौरा मुकम्मल हो गया और इन्होंने इन्वेस्टमेंट के हवाले से कितनी मीटिंग्स, ब्रीफिंग्स और दौरे किए, ये चीज़ें अगर गवर्नमेंट शेयर कर दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो माली हालत है वो इस वक्त बेहतर नहीं है। इस हवाले से जुनैद अकबर साहब ने अपील की है अवाम से फंडिंग के लिए, क्योंकि 8 फरवरी अब करीब आता चला जा रहा है। पीछे 7 दिन 8 दिन रह गए हैं, एक हफ्ते के बाद 8 फरवरी आ जाएगा। यौम स्याह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मनाना है। तो जुनैद अकबर ने अपील की है कि हम किसी गवर्नमेंट से, किसी जगह से कोई मदद नहीं लेंगे, हम अपने बलबूते पे ये करेंगे। अवाम से उन्होंने फंडिंग के लिए अपील की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे फंडिंग हो जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माली हालत वैसे अच्छी नहीं है। इनका जो इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे भी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी। कई और जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद माली बुहरान का शिकार है। टारगेट ही इतना किया एक पॉलिटिकल पार्टी को, हर तरफ से पार्टी को दबा लिया, हर तरह की फंडिंग बंद कर दी, हर तरह के इनके अकाउंट भी बेचारों के गए। इमरान खान साहब को उठा के जेल में डाल दिया, ना उनका चेहरा दिखाते हैं, ना उनकी आवाज़ सुनाते हैं। उनकी वाइफ को भी उठा के जेल में डाल दिया। हज़ारों की तादाद में कारकुन बार बार जेलों में डाल देते हैं। तो जो जुल्म और फस्तायत एक जमात के खिलाफ किया गया है, जमात अमली तौर पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन जमात पहले से ज़्यादा मजबूत और बड़ी हो गई है। फंडिंग का मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जुनैद अकबर साहब ने अपील की है, देखते हैं इनको कैसे फंडिंग होती है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ फंडिंग करती है। सद्दाम तरीन साहब ने बलूचिस्तान में एक बड़ी सियासी रैली निकाली हरनाई में और एक बड़ा जलसा किया है। सद्दाम तरीन जो है वो एक दलेर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन साबित हुआ और उसने हर मौके पर आके फ्रंट फुट पे आके एहतजाज किया और हर एहतजाज के अंदर वो नज़र भी आया। और ये यानी बलूचिस्तान के अंदर से एक बड़ी तवाना आवाज़ है। सालार काकड़ हो गए और ये सारे लोग, शुरू हो जाता है मामला जुर्रत का कासिम सूरी से। उन्होंने जो मामला शुरू किया, फिर आप देखें उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैसी ज़बरदस्त जड़ें पकड़ी हैं। सालार काकड़ है, आदिल बज़ई ने देखें किस हद तक बर्दाश्त किया है। सद्दाम तरीन को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अयाज खेतरान हैं और बहुत सारे और लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन बलूचिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त नौजवान लीडरशिप पैदा की है और वो जमहूरी अंदाज में अपना हक अभी मांग रहे हैं। तो हरनाई के अंदर जो है वो एहतजाज हुआ, हालांकि सारे रस्ते उन्होंने बंद किए, बड़ी रुकावटें लगाई, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इसके बावजूद बड़ा कामयाब एहतजाज हुआ है। नाज़रीन, एक शिकवा किया मीडिया से
मुजम्मल असलम साहब ने, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हिस्सा है, उनका शिकवा मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि कम से कम हमारे से तो शिकवा ना रहे ना उनका। वो ये कहते हैं कि कुछ पंजाब के लोगों से बात हुई तो पता चला कि मॉडल रेडी की 1,50,000 रुपये कीमत रखी गई है और माहाना किराया अलग है और पुरानी रेडी और सामान जब्त कर लिया गया है। गरीब झोली उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं। समझ से बाहर है मीडिया और बाकी सियासतदान बशमूल पंजाब PTI इन ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते। नाज़रीन, ये हमने सुना दिया आपको वो क्या शिकवा कर रहे थे। बहरहाल इस वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही।